Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. So in last session we have discussed model question paper for grade 12 Hindi reader book of Tamil Nadu State Board. Today we will discuss the second half of that same model question paper. As I told that I will explain all the model question papers question with answers in two sessions. So this is the second one. Second session for this model question paper. तो हमने कल यहाँ तक खत्म किया था ये वाला अभी सप्रसंग व्याख्या कीजिए यहाँ पर आइए रोमन लेटर 4 में उसमें अ बिट में है क्वेश्चन नंबर 19 इसमें से कोई एक आपको लिखना पड़ेगा इधर अर मेरे कई चेले इस कला में मुझसे बहुत आगे बढ़ गए तो आपने क्वेश्चन पेपर में नोटिस किया कि आपको ये जो सप्रसंग व्याख्या आता है ये क्या होता है आपका पद्य से भी आता है और गद्य से भी आता है समझ में आया तो आपको रेडी रहना होगा कहीं एक का अच्छी तरह से किसी एक पद्य या गद्य के सप्रसंग व्याख्या जैसे आपको लिखना है ये आपको ध्यान में रखना होगा तो ये जो है मेरे कई चेले इस कला में मुझसे बहुत आगे बढ़ गए हैं ये आपका पहला प्रोज का है टॉलस्टॉय फॉर्म का तो इसमें क्या होता है इसमें संदर्भ आपको कैसे लिखना है मैंने आपको बताया था संदर्भ में सिर्फ 3 लाइन लिखिए ये किस पद्य से या फिर गद्य से लिया गया है तो यहाँ पर हम गद्य का डिस्कस कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा कि ये किस गद्य से लिया गया है और इसके रचयिता क्या है कौन है मतलब इसे किन्होंने लिखा है और आपको लिखना क्या है अंतिम लाइन जो तीसरा लाइन है कि gist of this line through this line what the author is trying to say or what is the matter inside the story so you have to write only one line that's all for संदर्भ part तो आपको क्या लिखना होगा यह वाक्य टॉलस्टॉय फॉर्म नामक पाठ से लिया गया है और इसका ये जो लेखनी है और ये जो लेख है महात्मा गांधी जी का है और यहाँ पर ये जो लाइन दिया गया है उसमें आपको लिखना है कि दक्षिण अफ्रीका में कैसे गांधी जी गए थे और वहां सत्याग्रहियों के परिवार के रहने के लिए उन्होंने एक आश्रम बनाया था और उसका नाम टॉलस्टॉय फार्म रखा था और गांधी उस आश्रम के बारे में यहाँ पर लिखते हैं वहां के स्पेसिफिकली एजुकेशन के बारे में लिखते हैं इस संदर्भ में वे यह वाक्य लिखते हैं व्याख्या में आइए तो व्याख्या में आपको क्या लिखना होगा वर्णन यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन टॉलस्टॉय फॉर्म जो आपका पाठ है इसमें जो टॉलस्टॉय आश्रम है ये इस आश्रम में रहने वालों की चप्पलों की जरूरत थी they need चप्पल्स स्लीपर्स तो चप्पल वहां पर महंगे बिकते थे तो क्या हुआ उसी फार्म से एक आदमी जाकर एक मठ में वो चप्पल बनाने का कला सिखाया केलन बेग नामक एक बद्रियों के मठ में जाकर उन्होंने चप्पल बनाने की कला सिखाई तो उनसे स्वयं गांधी जी ने यह कला सीखी थी तो वे चप्पल बनाने लगे और दूसरों को भी सिखाने लगे उनसे सीखकर कुछ लोग इस कला में गांधी जी से भी बड़े निपुण यानी एक्सपर्ट हो गए और गांधी जी इसी बात को याद करके ये लिखते हैं कि मेरे कई चेले जो मेरे फॉलोअर्स थे उन्होंने भी इस कला में मुझसे आगे बढ़ गए थे तो ये से ही आपको लिखना है अभी आइए दूसरी लाइन पर दूसरे क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है यह ना कोई समझे कि अगर मुल्क गिरे तो कोई बच जाता नहीं मुल्क मतलब देश तो ये लाइन आपका लिया गया है हमारी ताकत और जिम्मेदारियां जो पद्य एक गद्य है लेसन नंबर 15 से आपका लिया गया है ये पर्टिकुलर लाइन तो यह वाक्य आपको लिखना है यह वाक्य हमारी ताकत और जिम्मेदारियां नामक पाठ से लिया गया है और
सन 1951 अगस्त 15 को लाल किले पर जब नेहरू जी ने झंडा फहराया था, उन्होंने देशवासियों के लिए अपना संदेश दिया था। यह पाठ उसी भाषण का यानी उसी संदेश का एक अंश है। नेहरू जी ने अपने भाषण में हमारी ताकत के बारे में बताया और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में भी कहा। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार आपको लिखना होगा कि आजादी के बाद लोग ना मेहनत करना छोड़ दिए। जो देशवासी थे उन्होंने बहुत मेहनत पहले किया था देश को स्वाधीन बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया और वे सब आराम करने लगे। क्यों? क्योंकि वो उनका सोचना था अभी तो देश आजाद हो गया, जो भी हो करना है उसे सरकार को करना है। लेकिन देश को जब हम आगे बढ़ाने के लिए जाए तो कैसे होगा? जहां उन्हें कड़ी मेहनत करनी थी वहां उन्होंने सुस्ताने दिखाने लगे थे। मतलब देश आजाद होने से पहले उन्होंने बहुत मेहनत की देश को आजाद दिलाने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अगर एक देश आजाद होता है तो उससे फिर तरक्की करना चाहिए, तो तरक्की के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? उल्टा हो गया, हमारे देशवासी सब आराम करने लगे। वे सोचने लगे थे कि देश को आगे बढ़ाना औरों का काम है, यानी सरकार का काम है, हम एक और पड़े रहेंगे। उनके इस विचार से होने वाले खतरे की और इशारा करते हुए नेहरू जी ने कहा था कि नाव के डूबने से कोई बच नहीं सकता। देश को गुलाम बनने पर कोई भी आजाद देश के गुलाम बनने रहे पर कोई भी आपका आजाद नहीं रह सकता। तो ये था आपका सप्रसंग व्याख्या। अभी आइए टॉलस्टॉय फार्म के नियम के बारे में समझाइए। तो इसमें कैसे क्या नियम था? जैसे कि मांसाहारी भोजन नहीं खाना था, सबको साग सब्जी शाकाहारी भोजन खाना चाहिए था। कैसे दो मिलजुल के लोग काम करते थे, चप्पल बनाने से लेकर बहुत कलाओं में उन्होंने महारत हासिल की। और उसके बाद उस फार्म में जो लोग रह रहे थे वो मिलजुल के काम कर रहे थे, कूड़ा साफ कर रहे थे, यहाँ तक कि फार्म बनाने के लिए कमरे बनाने के लिए, जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी। ये उसका रहा। धर्म शासन, राज शासन, मत शासन सब में इनसे पूरा काम लिया जाता है। तो ये भी व्याख्या आपका क्वेश्चन आंसर में दिया गया है। आप हर क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स का मैं कमेंट्स जब पढ़ती हूँ तो ये आता है कि मैम आप क्वेश्चन आंसर बनाइए। सो आपके जानकारी के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई वांट टू टेल वन थिंग। एक्चुअली मैंने जब वीडियोस बनाए थे, जिन्होंने पहले से लेकर एंड तक देखा होगा, तो होता क्या है कि आपको पहले मैंने सारांश समझाया पाठ होता क्या है, क्योंकि आपके किताब में जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत लेंथी आते हैं, तो इतना लेंथी टॉपिक एक वीडियो में डालना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने सारांश आपको पहले समझा दिया और सारांश के बाद मैंने क्वेश्चन आंसर समझाया है। और हर पाठ का, चाहे वो पद्य हो, गद्य हो या फिर कहानी हो, हर किसी का मैंने सारांश बनाया है। और सारांश के साथ उसी वीडियो में अगर आप कुछ देर फॉरवर्ड करके देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स है। ये एक बात है, आपको देखना होगा वहां पे जाकर क्वेश्चन आंसर। दूसरी बात है, कितने स्टूडेंट्स मुझे पीडीएफ वगैरह मांगते हैं, तो पीडीएफ का लिंक देना अभी किसी कारणवश संभव नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर रहे। वीडियो से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 लिखना है और ये दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेंगे कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसके थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं।
क्रोध की व्यंजना कैसे प्रकट होती है? तो क्रोध की व्यंजना और क्रोध के यह कहने से कि मैं उसे पीस डालूंगा. Sometimes we are telling no in whenever we are getting very angry, then at that time we will tell I'll smash you. Same way हिंदी में भी बोला जाता है मैं तुझे पीस डालूंगा. तो ये क्रोध का व्यंजना प्रकट करना होता है. हमारे देश का असली नाम क्या है? तो हमारे देश का असली नाम भारत है. और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ये है प्रेम का सहायक कौन होता है? तो प्रेम का सहायक परमात्मा यानी भगवान होते हैं, उन्हें प्रेम का सहायक बोला जाता है. देन क्वेश्चन नंबर 2 मनुष्य कैसे प्राणी है? मनुष्य सौंदर्य पासक प्राणी है जिन्हें सौंदर्य पसंद है क्योंकि हमेशा ब्यूटी इंसान को यानी ह्यूमन बींग्स को अट्रैक्ट करती है, तो वो सौंदर्य पिपासु है या फिर आप बोल पाएंगे कि सौंदर्य पासक प्राणी है. तो ये आपका कला का विवेचन से क्वेश्चन है. अभी देखिए ये रोमन लेटर पर मत जाइए क्योंकि ये शायद गाइड में प्रिंटिंग था, तो ये दोबारा रोमन लेटर 4 यहाँ पे भी हमने देखा था रोमन लेटर 3 दो बार रिपीट हुआ है, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा. क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आया? अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. आपको अर्थ लिखना है यानी मीनिंग लिखना है इसका और उसे सेंटेंस में उसे यूज करके सेंटेंस बनाना है. श्री गणेश करना मतलब किसी काम को शुरू करना. तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि नेताजी के द्वारा पुल निर्माण का कार्य श्री गणेश हुआ. प्रसन्न होना मतलब हैप्पी, बिकम हैप्पी. सो प्रसन्न होना बेटे की तरक्की देखकर और बेटे की उन्नति देखकर पिताजी को बहुत प्रसन्न हुई. दाखिल करना. If you are submitting some application and in that sense you can use this word. तो दाखिल करना यानी जमा करना. तो इस तरह से आपने कुछ दे सकते हैं कि निर्वाचन में अपनी प्रार्थी पत्र मैंने कल दाखिल किया. पर्याप्त मीन्स एनफ. सो आप राम के लिए इतना खाना पर्याप्त होगा. और ये कंठस्थ भाग सत्य समंद न जाई निज कर अपने हाथ. मैंने जैसे आपको बताया था कि मेमोरी पोएम्स कुछ हैं, उसे आपको याद रखना है. अभी आइए रोमन लेटर 5 पर. तो ये जो होते हैं बच्चों हमेशा ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चंस आपके मार्क को हाई बनाते हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. तो इसमें कोई गलती ना हो, इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको कवि परिचय, लेखक परिचय, कहानीकार का परिचय बहुत अच्छी तरह से समझना होगा. उन्होंने कहाँ पर जन्म लिया, उनके माता पिता का नाम क्या है, उन्होंने क्या पढ़ाई की, उन्होंने क्या क्या लिखा है. और इसलिए मैं बोलती हूँ कि सारांश देखिए क्योंकि वहां पर मैंने इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग पोएट, राइटर, स्टोरी राइटर, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड. सो वहां पे मैंने जो इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको बताया है वो आपको नजर में रखना होगा क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको वो सहायता यानी हेल्प कर सकती है. टॉलस्टॉय फार्म का स्थापना डैश की थी. तो ये महात्मा गांधी ने किया था. आपको तीनों ऑप्शन से सेकंड ऑप्शन आंसर है आपका. लेखक की हो डैश है, काल है. स्त्रियों और पुरुषों डैश रखा जाए अलग अलग. काव्य कला और संगीत कला दोनों डैश हैं, अनन्यश्रित. रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद. हरिश्चंद्र अपने सत्य पर रहने वाले डैश रहने वाले हैं, दृढ़. उच्च पद पाकर मनुष्य डैश होते हैं, पतन. बलि के गुरु डैश हैं, शुक्राचार्य. अभी नेक्स्ट रोमन लेटर पर आते हैं. किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ये भी आपको
सीओ शॉर्ट मार्क्स देते हैं। संधि कीजिए, तो आपको संधि करना है। संधि तो मैंने आपके लिए पहले से ही वीडियो डाल के रखा है, तो संधि का पार्ट बाय पार्ट मैंने बनाया है। संधि के हर कैटेगरी का, स्वर संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, सबका हुआ है, तो आप देख लीजिए वहां से। देव जमा आलय, तो क्या होगा? देवालय। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। ये जो समास विग्रह कर भेद बताइए, ये समास विग्रह नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है संधि विच्छेद कीजिए, क्योंकि समास विग्रह आपका सिलेबस में नहीं है, ये 11th स्टैंडर्ड का है। तो अगर आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निरोग का संधि विच्छेद अगर होगा तो क्या होगा? निहि जमा रोग। निरोग अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें इस तरह से लिखना होगा, निहि जमा रोग। निरोग विसर्ग संधि में यद्यपि, यदि जमा अपि, यदि प्लस अपि। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 34। पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो एजेंट का पारिभाषिक शब्द यानी हिंदी में इसका अर्थ क्या है? अभिकर्ता। हिंदी में इसे हम बोलते हैं अभिकर्ता या फिर प्रतिनिधि। सर्कुलर, सर्कुलर होगा परिपत्र। देन कम टू द नेक्स्ट रोमन लेटर। सूचना के अनुसार बदलिए, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन यू हैव टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। वह पढ़ता है, भविष्य काल में लिखिए। भविष्य काल मीन्स फ्यूचर टेंस। सो वह पढ़ता है, आपको इस सेंटेंस को लिखना होगा फ्यूचर टेंस में। तो इसे अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा। मैं मेरा घर आया, शुद्ध कीजिए। तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, यू हैव टू करेक्ट इट। मैं अपने घर आया, मैं अपने घर आया। Then come to the next question. पुलिस आई, चोर भाग गया। जब तक का प्रयोग कीजिए। तो जब तक लगाकर अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा? जब तक पुलिस आई, चोर भाग गया। देन बिमल, ये ना आ की मात्रा यहाँ पर नहीं है। बिमल ने चित्र बनाया। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली बिमल ने चित्र बनाया, ये क्वेश्चन सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत है। बिमला ने चित्र बनाया, तो बिमला के बदले आपको बिमल का प्रयोग करना होगा। ये जो बिमला ने चित्र बनाया, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये एक्चुअली होना चाहिए बिमला ने चित्र बनाई। तो अगर हम इसे बिमल लगा के करेंगे तो क्या होगा? बिमल ने चित्र बनाया। अगर लड़का होगा तो बनाया, अगर लड़की होगी तो बनाई। तो बिमला लड़की का नाम है, बिमला ने चित्र बनाई। बिमल अगर लिखेंगे तो बिमल ने चित्र बनाया। राम ने रावण को मारा, वाच्य परिवर्तन की थी। वाच्य बदली, आपका होता है ना वॉइस चेंज, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, अपने इंग्लिश ग्रामर में किया है ना, उसी तरह से वाच्य परिवर्तन कीजिए। राम ने रावण को मारा, तो क्या होगा? राम से रावण मारा गया, राम से रावण मारा गया। उन्होंने कल आए, शुद्ध कीजिए। तो ये सेंटेंस गलत है, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। तो उन्होंने नहीं होगा, वह कल आएंगे। सो ये जो कल है, ये आप प्रेजेंट के रूप में ले सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में ले सकते हैं, या फिर पास्ट टेंस में ले सकते हैं। कल का मतलब टुमारो, और कल का मतलब भी यस्टरडे होगा। अगर आप यस्टरडे के सेंस में लेंगे तो वह कल आए थे। अगर आप टुमारो के हिसाब से यानी भविष्य काल में लेंगे तो वो कल आएंगे। Anyone you can write. Then come to
हियर नेक्स्ट रोमन लेटर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्रृंगार या वीर रस के लक्षण लिखिए। श्रृंगार रस के लक्षण लिखिए या फिर वीर रस के लक्षण लिखिए। anyone, you can write anyone। तो ये जो रस है, रस का मैंने पूरा वीडियो सीरीज करके डाला हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है आपको देखना चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको सारी रस समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने एक एक कर उदाहरण सहित सारे रस को समझाया है वहां पर। तो आप अगर वो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वीर रस होता क्या है और श्रृंगार रस होता क्या है। तो अभी के लिए मैं बता देती हूँ, श्रृंगार रस में क्या होता है ना, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी के पारस्परिक प्रेम को जो वर्णन करने से मन में जो आनंद उत्पन्न होता है, इसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। और ये जो श्रृंगार रस है वो 2 तरह के होते हैं और इसके लक्षण कुछ इस प्रकार है। इसका स्थायी भाव है रति, संचारी भाव है हर्ष लज्जा, और आश्रय है नायक प्रेमी पति कृष्ण, नायिका प्रेमिका पत्नी राधा, विषय भी नायक नायिका का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, कृष्ण राधा का प्रेम। और अनुभव यहाँ पर है मधुर, आलाप, आलिंगन, रोमांच इत्यादि। और उद्दीपन है एकांत, नदी किनारा, वन, उपवन, चांदनी रात, वर्षा। तो ये पूरा लक्षण मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है। आप जाइए, रस के प्लेलिस्ट में सेपरेट एक है प्लेलिस्ट मैंने बनाया है रस के लिए, वो सारे रस आप एक एक करके देखिए। और वीर रस के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। वीर रस में स्थायी भाव होता है उत्साह, और ये जो आश्रयालंबन होता है वो जिसके मन में उत्साह उत्पन्न हुआ, और विषयालंबन वो व्यक्ति जिसे देखकर उत्साह उत्पन्न हुआ। उद्दीपन वो परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण मन में उत्साह उत्पन्न हुआ। अनुभव हुआ आपका आश्रय की चेष्टाएं, हुंकार मारना या फिर दहाड़ मारना। और संचारी भाव कुछ इस प्रकार है हर्ष, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, आवेग। तो ये सारे लक्षण हैं। अभी आइए परिपत्र या ज्ञापन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो परिपत्र किससे लिखा जाता है, ज्ञापन कैसे लिखा जाता है, परिपत्र होता क्या है, पहले जानिए परिपत्र होता क्या है और कैसे लिखा जाता है। जब कोई सरकारी पत्र एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है, अनेक लोगों को भेजा जाता है, तब उसे हम परिपत्र कहते हैं। और यह आवश्यकता अनुसार सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, और ज्ञापन रूपों में लिखा जा सकता है। परिपत्र हम जब लिखते हैं तो पहले है लाइन में हम बीच में लिखते हैं पत्र संख्या, फिर जहां से आया है, सपोज भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली, फिर डेट देते हैं, फिर परिपत्र लिखते हैं। जो भी टॉपिक है उस सर्कुलर के अंदर, जो भी मंत्रालय के द्वारा हर कर्मचारियों के लिए हो या फिर कोई विवरण हो, तो उसमें हम लिखेंगे। फिर लास्ट में हस्ताक्षर, हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर, राइट हैंड बॉटम साइड में आपको लिखना होगा। जो भी है अवर सचिव भारत सरकार। ये परिपत्र और ज्ञापन के लिए मैं एक वीडियो दूसरे से डालूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और क्वेश्चन नंबर 43 ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपका अनुप्रास अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार ये 11th स्टैंडर्ड में, ये 12th स्टैंडर्ड में नहीं है। निम्नलिखित गद्यांश को संक्षिप्तकरण कीजिए। संक्षिप्तकरण के ऊपर मैंने वीडियो डाला है, कैसे आपको संक्षिप्तकरण करना होगा, किस तरह से आपको 3-4 बार ये पैराग्राफ पढ़ना होगा। देन यू हैव टू समराइज द मेन पॉइंट्स, देन यू हैव टू गिव द suitable title and write the main points. Always your summary should be 1/3 of the main paragraph. Don't exceed from that. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। भाई बहन अथवा समाज की जागृति के लिए कवियों का योगदान। किसी एक भी भाई बहन स्टोरी है और ये पोएम का है, किसी का एक समरी आपको लिखना है और ये 6 मार्क के लिए आता है।
तो ये नहीं कि हम समरी छोड़ दें, क्वेश्चन आंसर सिर्फ पढ़ लें तो हो जाएगा। नहीं, आपको समरी भी पढ़ना होगा, क्वेश्चन आंसर भी पढ़ना होगा। मेहनत करना है ना, क्योंकि आपको अच्छे नंबर्स लाने हैं। अगर अच्छे नंबर्स हिंदी में चाहिए तो हिंदी आसान है, कोई टॉप सब्जेक्ट नहीं है। आपको मेहनत करना हो, एक बार समझ में आ जाए तो अपने वर्ड्स देकर लिखिए, या फिर मैं जैसा समझाती हूँ उसी तरह से लिखिए। ठीक है, तो बस आज के लिए ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आंसर्स आपको सब समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को भी रेफर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।